नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की करंट लगाकर हत्या, फिर आनन फानन में शव को जलाया, पति समेत ससुराल के लोग फरार। कोलकाता कांड पर बिहार में डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ा। पटना से मुजफ्फरपुर तक अस्पतालों में इमरजेंसी इलाज बंद, मरीज परेशान। और अरुणाचल प्रदेश से चाय पत्ती लेकर बिहार आया उड़ीसा नंबर का कंटेनर। पुलिस ने ली तलाशी तो खुली रह गई आंखें, मिली भारी मात्रा में शराब। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां पूरा देश 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक और बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। महज 2.5 महीने पहले दुल्हन बनी निशा को दहेज लोभी ससुराल वालों ने न सिर्फ मौत के घाट सुला दिया, बल्कि साक्ष्य मिटाने की नीयत से किसी को पता लगने से पहले ही शव को जलाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। इस मामले में मृतका निशा के दादा केसर सहनी, जो वैशाली जिला अंतर्गत लालगंज थाने के सिरसा घासी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि 1 जून 2024 को अपनी बेटी निशा की शादी बाजितपुर निवासी मुखिया अच्छेलाल के पुत्र जितेंद्र मुखिया से की थी। शादी के दौरान जितना संभव हो सका अपनी बेटी को उपहार प्रदान किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दहेज के लोभी उसके ससुराल के लोगों ने 2 लाख नकद और सोने की चैन देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पोती द्वारा बार बार इस बात की जानकारी उन लोगों को दी गई, लेकिन वह इतना रकम देने में असमर्थ थे। निशा ने अपने ससुराल के लोगों को बताया कि अब दहेज के रूप में यह रकम मिलना संभव नहीं है। नतीजन उसके दामाद ने अपने भाई, भाभी और मां की मदद से निशा की करंट लगाकर हत्या कर दी और घर के पीछे ही आनन फानन में शव को जला दिया। इस मामले में पीड़ित दादा ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और दहेज के लोभी हत्यारे आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली है कि बरियारपुर इलाके में एक नवविवाहिता की करंट लगाकर हत्या कर दी गई है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मामले की जांच कर रहे हैं। आवेदन मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला यही है कि 3 महीना पहले शादी हुआ था हमारे गांव का केसर सहनी, जिनका उनका पोती रहती है। अच्छा। और उसको घर में बराबर अनबन होता था दहेज वहेज के मैटर के लिए। अच्छा। और रात में अचानक फ़ोन आया, मतलब कोई रिलेशन से, कि आपका पोती का हत्या हो चुका है और जला दिया गया। सुबह हम लोग आए हैं, घटनास्थल पर गए, जहाँ जलाया गया वहाँ भी गए हैं, तो कुछ लकड़ियाँ वहाँ पे जल रहा था और बगल में 7-8 हाथ का रस्सी, जो बकरी उकरी बंधाता है, वैसा रस्सी था। क्या लग रहा है वो रस्सी से खींच के लाश को ले गया? रस्सी से ही खींच के ले गया है। ग्रामीण भी बोल रहा है। कितने दिन पहले किस गांव में किस लड़के से शादी हुआ था? 3 मार्च 1/6 को शादी हुआ है 2024 में। अभी हम थाना पे आए हुए हैं। क्या लड़की की लाश मिली? नहीं मिला। गए तो वहाँ पे कुछ बोल रहा है कि लड़की को रात में ही जला दिया गया। हाँ। जला दिया गया और जहाँ जलाया गया वहाँ गए तो कुछ लकड़ी जल रहा है। अभी लकड़ी मतलब 10 लाश बजे जल रहा है। यानी कि क्या लग रहा है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि के द्वारा हिम्मत से काम किया कि आपने कर लिया है रात रात? कुछ गांव का ही सपोर्ट से हुआ होगा, ऐसे अकेले तो कोई जाकर जला नहीं दिया होगा। अच्छा। हम लोग को ऐसा सूचना मिला है, अभी तक आवेदन इसमें प्राप्त नहीं हुआ है।
उसमें ऐसे जानकारी मिली है कि करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग दाह संस्कार भी कर दिया गया है। हम लोग सूचना दिए हुए हैं घर वाले को, उसके मायके वाले को। आते हैं अगर इस तरह का कोई बात आता है तो एफआईआर दर्ज होगी और आगे उसके भाई ने आरोप लगाया था जो जला के हाँ तो वो सब लिखित देते हैं तो एफआईआर दर्ज करा के कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर चैनपुर पंचायत के विशमरापुर निवासी प्रमोद पासवान का 22 वर्षीय पुत्र सन्नी पासवान का शव बुधवार को गांव पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। वह 7-8 महीने पहले ही बेंगलुरु गया था। वहां एक प्रतिष्ठित कंपनी में मजदूरी करता था। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि सन्नी की मौत की सूचना कंपनी के लोगों ने 11 अगस्त की देर रात दी थी। फैक्ट्री के पीछे जंगल है, वहां कचरा फेंका जाता है। रविवार की देर शाम 8 बजे कचरा फेंकने गए एक मजदूर ने सन्नी का शव पेड़ से लटका देख मजदूरों को बताया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि कुछ दिन पहले सन्नी पासवान की कंपनी में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर सन्नी की पिटाई कर हत्या कर दी गई। सन्नी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। इस मामले में चुन्नी पासवान ने बेंगलुरु पुलिस को प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। मृतक के पिता प्रमोद पासवान जालंधर में मजदूरी करते हैं। पुत्र की मौत की सूचना पर वे बुधवार की सुबह अपने घर पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल है। सभी लोगों ने उनका ढांढस बढ़ाया। हमारा पुत्र बंगलौर में रहता है। हमको सुबह सूचना मिला से आपका पुत्र पूरा हो चुका है। हमको हमारा साला वहीं पर रहता है, नहीं सुपरवाइजर है नीलकमल में, और वहीं पर सुपरवाइजर है। वो दूर रहते हैं। वो आए तो देखे तो इनका मौत हो चुका था। अब ये नहीं जानकारी मिला है कि किस चीज़ से मौत हुआ है। उनको कैसे जानकारी हुआ? वहाँ वो सुपरवाइजर हैं, वो आते हैं कंपनी में काम करवाने, वर्कर को काम करने के लिए, बोलने के लिए। तो वर्कर सब तैयार होता है कि चलो उनको जॉब सोचा जाता है, ये जॉब पर उसको काम करना है, जॉब पर उसको काम करना है। इसीलिए जानकारी उनको खोजा गया। वो लड़का नहीं मिला तो उसको ढूंढा गया तो उनको पता लगा से लड़का ये पूरा हो चुका है। आपका लड़का क्या करता था? हमारा लड़का वहाँ काम करता था कंपनी में? जी, नीलकमल कंपनी में काम करता था। कब की घटना है? ये है 11 तारीख को घटना है, रात्रि में। लाश कहाँ से मिला? लाश हमको थोड़ा कंपनी का बाजू से मिला। लापता कब हुआ? कंपनी से बाहर निकलने के बाद? तो लापता उनको सब वहाँ तो लड़का सब बोल रहा था से 5 बजे से नो एंट्री में निकल गया था। और उसको बाद में हमारा वहाँ पर कोई नहीं था। साला सुपरवाइजर था, वो चला गया था अपने ड्यूटी में, यानी अपने रूम में। और हमारा वहाँ सर्वेटर रहता है, तो उसको हम बोले थे ढूंढ देखो कहाँ पर गया है। वो भी ढूंढने गया तो उसको नहीं मिला, वो वापस आ गया। हम कहे कहीं गया होगा, घूमने खाने पीने गया होगा, तो नहीं आया। तो हम कहे चलो, उस समय मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। हम नहीं किसी उनको ढूंढ पाया, नहीं उन पर हम पहुँच पाए उस पर। आज 100 वहाँ से मंगाए, कंपनी भेजी है। अच्छा, शरीर पर कुछ मैंने बॉडी पर कुछ निशान वगैरह था, गर्दन पर या कहीं? थोड़ा निशान तो मालूम दे रहा है, अब निशान क्या चीज़ का है सब जानकारी नहीं ली। गर्दन पर निशान जी, काला दिख रहा है जी। किसी पर शक वगैरह भी है आपका? हमको किसी पर शक नहीं है। आप लोग वहाँ नहीं गए थे? जी, हम नहीं वहाँ पर थे। अच्छा, वो लोग जो आपके साला वगैरह बता रहे हैं, वो लोग गए? हाँ, पुलिस केस हुआ है जी। तो वो लोग पुलिस वगैरह क्या कुछ बताया है? पुलिस वहाँ पर अभी जांच कर रही है। हाँ, इनका मोबाइल वहाँ पर रखा गया है। मोबाइल भी बरामद हुआ, मोबाइल वहाँ पर रखा गया है। और उनके सब किसी साथी वगैरह से वहाँ पर जो आपका लड़का रहता था, झगड़ा वगैरह विवाद, कुछ जानकारी आप लोगों को मिलता था? हमको इस चीज़ को कोई जानकारी नहीं मिलता था, हमसे कम ही बात होता था इसको। मिला से हमको सुबह पता लगा। वो भी हमारा 12 यहाँ पर साला जी है, जो डीलर साहब हैं, प्रमुख हैं, वही उन्हीं के पास फोन आया था, वही हमको कॉल किए। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बंका चौर में बीते 12 अगस्त को एक बैटरी रिक्शा टोटो गाड़ी को 4 बदमाशों ने पिस्टल के नोक पर लूट लिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि
सहदुल्लापुर के रहने वाले रामप्रकाश सिंह बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 12 अगस्त को शिवम कुमार और रोशन ने भाड़ा बुक किया और बंका चौर की तरफ ले गए। करीब 2 घंटे तक गाड़ी को घुमाया। फिर शाम होते ही 2 अन्य साथी को बुलाकर पिस्टल दिखाकर उनका बैटरी रिक्शा और उनके पास से पैसे छीनकर फरार हो गए। मामले में पीड़ित ड्राइवर ने बरियारपुर थाना में नामजद आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। डीएसपी ने बताया कि पहले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी निशानदेही पर सकरा के चांदनी चौक से एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके यहां इन बदमाशों ने बैटरी रखा था। उसके घर से 4 बैटरी जब्त किए गए हैं। वहीं सभी 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बदमाशों के पास से टोटो गाड़ी भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 12/8/24 को करीब 4 बजे शाम में बरियारपुर थाना क्षेत्र के बंका चौर एक जगह है, यहाँ पर एक घटना घटी थी जिसमें टोटो मालिक थे जिनका नाम था रामप्रकाश सिंह और वे स्वयं अपना टोटो चलाते थे। उन टोटो को अज्ञात 4 अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर उनके टोटो को छीन लिया गया और उनके पास करीब 2000 रुपया था, उसको भी वे लोग छीन करके भाग गए। जब इसकी सूचना थाने को मिली तो वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जब जांच पड़ताल आरंभ किया गया तो पता चला कि 2 व्यक्ति जो शिवम कुमार और एक राहुल कुमार, 2 आदमी ने उस ऑटो को भाड़े पर ठीक किया था ले जाने के लिए और रास्ते में उन लोगों के द्वारा फ़ोन करके 2 और व्यक्तियों को बुला लिया गया। 4 आदमी हो गए और बंका चौर में जाने के बाद करीब 2 घंटे इनको इधर उधर वो लोग घुमाए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा संदेह हुआ उन लोगों ने पिस्टल का भय दिखाकर उसको ऑटो को छीन लिया और 2000 रुपया भी उनका छीन लिया। उसके बाद इन लोगों ने 2 और सहयोगियों को अपना इस्तेमाल किया और उस गाड़ी को कहीं ठिकाने लगा करके उसका बैटरी खोल करके और ले जा करके चांदनी चौक है सकरा थाना क्षेत्र में, वहाँ एक हैं सुबोध कुमार निषाद, उनके पास ले जा करके उन्होंने बेच दिया। इनकी पहचान हो पाई है सर? हाँ, सारे की पहचान हो गई है और हम लोगों ने 3 अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और 4 आदमी विशेष है इसमें गिरफ्तारी के लिए। उनके पास गाड़ी भी बरामद कर ली गई है जो माईराम स्थान एक जगह है जहाँ पर उन लोगों ने गाड़ी को लवारिस छोड़ दिया था और फिर लोग जब पकड़े गए तो इनके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने गाड़ी रिकवरी कर लिया है और बैटरी को भी सुबोध कुमार के साथ घर से बरामद। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? शिवम कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और शेष लोगों का भी हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। क्या ये लोग इस तरह की घटनाएं लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे क्या? नहीं, लगातार तो अभी घटना नहीं घटी थी इस तरह की। बहुत पहले सकरा में इस तरह की घटना घटी थी। सकरा थाना क्षेत्र में इस तरह का टोटल लूट हुआ था जिसमें बैटरी चोरी हुई थी, तो उसमें हम लोग इस निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि उनमें इनकी संलिप्तता का उद्भेदन नहीं हो पाया है, तो कोई दूसरा गैंग था उसका भी हम लोग पता कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद तस्कर शराब तस्करी के नए तरीके निकालते रहते हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से पकड़ में भी आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर में सामने आया है। यहां उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को ओडिशा नंबर के एक कंटेनर से 230 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। यह कार्रवाई गायघाट के मैठी टोल प्लाजा के पास हुई है। कंटेनर में चाय पत्ती की आड़ में अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब छुपाकर लाई जा रही थी। शराब की खेप को कंटेनर में बने एक गुप्त तहखाने में रखा गया था। 2 पिकअप वैन जिनमें शराब अनलोड की जा रही थी, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शराब तस्कर इसी तरीके से शराब की खेप मुजफ्फरपुर ला रहे थे। खाली कंटेनर अरुणाचल प्रदेश से बिहार आता था और अलग अलग जिलों में घूमकर वापस चला जाता था। इस बार कंटेनर पर चाय पत्ती लदी होने के कारण उत्पाद विभाग को शक हुआ। 3 दिनों तक टीम इस कंटेनर को ट्रैक कर रही थी। वहीं उत्पाद पुलिस ने मौके से एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोतीपुर नरियार निवासी कमलदेव राय के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर मुख्य कारोबारी का पता लगा रही है। सहायक आयुक्त मदनी क्षेत्र मुजफ्फरपुर श्री विजय शेखर दुबे के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इसमें कंटेनर उड़ीसा नंबर को जब्त किया गया है और इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो मोतीपुर नरियार का रहने वाला है। तो क्या क्या बरामद किया गया?
ये शराब जो है जो मतलब कि 200 से ज़्यादा कार्टन शराब है, गिनती चल रहा है जी, और इसमें अनुसंधान भी चल रहा है। कंटेनर जब्त की गई है, वो कहाँ की जब्त है, किसकी? उड़ीसा नंबर की है, उड़ीसा की है। यहाँ की पहचान हुई है? हाँ, जो गिरफ्तार का पहचान हुआ है कमल देव राम नरियार, मोतीपुर का है, रहने वाला है। कंटेनर में तक खाना बनाकर इस तरह का था? हाँ, कंटेनर में खलासी से पीछे से एक विशेष था खाना बनाया गया है, उसी में शराब को छुपा के रखा गया था। शराब कितनी जब्त की गई है सर? ये बरामदगी मेट्रोटोल प्लाजा से पहले की गई शराब कितनी जब्त हुई है? 200 से ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा जी, 200 से ज़्यादा। कहाँ ले जाया जा रहा था इसके बारे में? ये तो वहीं पर मुजफ्फरपुर में अनलोडिंग किया जा रहा था। लाया कहाँ से गया था? लाया गया था, तो अभी अनुसंधान चल रहा है जी उसको। जो जब्त शराब है वो कहाँ की बनी हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल में बीते दिनों महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टर आक्रोशित हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी सभी OPD और OT सेवा के बाद अब आक्रोशित डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके बाद दूर दराज से आए मरीज और उनके परिजनों में आक्रोश दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों का सीधे तौर पर कहना है कि हम मरीजों का इलाज करते हैं, ऐसे में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो मरीज का इलाज हम कैसे कर पाएंगे। वहीं धरना पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की टीम ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक हमारी मांग सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती है और हमें सरकार द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक पूरी तरह से इमरजेंसी सेवा बंद रहेगी। वहीं जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में सीनियर डॉक्टर्स भी आ गए। वही ICU का सेवा है, पूरा A to Z सेवा बंद किए हुआ है डॉक्टर लोग अपने मन से। इसमें मरीज जो मरेगा यहाँ का कौन भागीदारी लेगा, इसका जवाब नहीं कौन देगा इसका? हम लोग परेशान है, कल से ही परेशान है। हम लोग कोई अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं गया है बच्चा को, जो बच्चा अभी जन्मात जो लिया है, जन्म लिया है, अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं गया है। डॉक्टर का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, बताइए, हम सरकार मांग पूरी कर देगा, हम कल खोल। अच्छा, प्रशासक के पास आप गए हैं? जो जहाँ घटना हो वहाँ का सरकार वहाँ पर पूरा प्रशासन पूरा फूल देगा, उसकी व्यवस्था है। यहाँ तो कोई किसी का कोई डॉक्टर पे कुछ कर नहीं सकता है ना। ये सुपरिटेंडेंट इन लोग के पास आप लोग गए थे क्या? बोले वो बैठे ही नहीं हुए है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज इमरजेंसी सेवाओं को बंद करने का नौबत क्यों आया। जब देश में इमरजेंसी जैसे हालात लागू हो जाए तो फिर जनता को आगे आकर के, वहाँ के लोगों को आगे आकर के देश की जो सरकार को उसको हाथ में उठाना पड़ता है। हम लोगों ने इमरजेंसी इसलिए बाधित किया क्योंकि हमारे देश की बहन बेटियां, माताएं सुरक्षित ही नहीं है। अब जब हमारे देश की बेटियों को, महिलाओं को, माताओं को सुरक्षा ही नहीं मिलेगा तो भला ऐसे देश में जीने से क्या ही फायदा है। हम लोग हड़ताल चलेगा? देखिए सर, हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक मेडिकल फ्रैटर्निटी को, हमारे समाज को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो एक्ट है वो लागू नहीं हो जाता है, पूरे देश में, सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे देश में इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। बिहार में आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत और हाथाहाथ की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि इसको लेकर सरकार और स्थानीय तौर पर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी है, ताकि जब आपदा जैसी स्थिति हो या जब सड़क पर वाहन से चले तो कैसे खुद को सुरक्षित रखें। इसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपने नाटकीय रूप में लोगों को जागरूक किया कि कैसे सड़क पर चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि ये लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा के तहत एहतियात के रूप में क्या क्या उपाय करना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोग आसानी से समझ सके, इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करके रहो, तैयारी कर ले। हाँ, जैसे दवा खरीद के रख लो। हाँ, जैसे इमरजेंसी का दवा, खाने का सूखा सामान पहले से रख लो। समझ के सूखा सामान में वो सत्तू हुआ, चना हुआ, चूड़ा हुआ। हाँ हाँ, ये सब पहले रख लो। प्लास्टिक डोरी,
माचिस, मोमबत्ती। विभाग के सूचीबद्ध एजेंसी हैं उनके द्वारा ये संपादित किए जा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि सड़क सुरक्षा के तहत हमें क्या क्या एहतियाती उपाय करना है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि जनभाषा के अनुरूप आसानी से सहज रूप में लोग समझ सकें कि सड़क सुरक्षा के तहत हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में सहज रूप में जानकारी देने के लिए इस नुक्कड़ नाटक के आयोजन के माध्यम से आम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी के द्वारा मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा जिला परिषद मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू, सचिन कुमार, प्रभु कुशवाहा उपस्थित भाजपा नेताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जमीन से जुड़कर वह राजनीति करते थे। जिस तरह से वे अपनों के साथ और गैरों के साथ व्यवहार करते थे, उनको सभी पसंद करते थे। संसद हो या बाहर, वे जब बोलते थे तो सुनने वालों की एक लंबी कतार होती थी। माँ भारती के सच्चे सपूत, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र मार्गदर्शक, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6ठी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनको नमन करता है, उनको याद करता है। निश्चित तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था, इस तरह से ज़मीन से जुड़कर वो राजनीति करते थे कि अपनों के साथ साथ गैर भी उनको पसंद करते थे। चाहे वो संसद का क्षेत्र हो या बाहरी क्षेत्र हो, जब वो बोलते थे उनको सुनने वालों की एक लंबी कतार होती थी, नेताओं की कतार होती थी। और संसद में भी आज आप देखते हैं कि जब एक नेता बोलता है तो दूसरे दल के नेता हल्ला करते हैं, होटिंग करते हैं, लेकिन वाजपेयी जी जब संसद में बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था और लोग विपक्ष भी उनके भाषण पर ताली बजाती थी। ऐसा व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। हमारे मुजफ्फरपुर से भी उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। आज जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आज इस मुजफ्फरपुर ज़िले का लाइफ लाइन है, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। नमामि गंगे हो, देश को जोड़ने, नदियों को जोड़ने का काम हो, और देश के विकास का एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो नारा हमारे देश के शोषित उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कामना की थी, आज उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा करके उनके चरणों में सच्चे माने में सही श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। आज सारा देश वाजपेयी जी को याद कर रहा है। एक बार पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि केंद्र के बिंदु रहे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज पूरा देश मना रहा है। अटल जी एक कवि, एक प्रशासक थे। इस तरह से उनका सामाजिक जीवन था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आदर्शों को अपने कार्यों में उतार रहे हैं। अटल जी की जितनी भी योजना थी, उन्हीं के पद चिन्ह पर आज पूरा भारत और भाजपा चल रहा है। इसलिए आज हम लोग अटल सभागार में अटल जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। केंद्र बिंदु रहे अटल बिहारी वाजपेयी का आज पुण्यतिथि पूरे देश पे मनाया जा रहा है। अटल जी ऐसे कवि थे, ऐसे प्रशासक थे, इस तरह से सामाजिक उनका जीवन था, उसको
आज हमारे प्रधानमंत्री अपने कार्यों में उतार रहे हैं। अटल जी की जितनी योजनाएं थी वही योजना आज उसी के पद चिन्हों पर आज देश भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। इसलिए आज अटल सभागार में हम सब लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं का उन्हीं का संदेश दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये पुण्यतिथि समारोह मनाने का घोषणा किया है। यह उनके सारे किए हुए काम, किए हुए व्यक्तित्व और कृतित्व की पहचान है। अटल जी की कविताएं, एक से एक कविता लोग पढ़ करके आज देश का मार्ग प्रशस्त होता है। हम समझते हैं कि अटल जी की इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि उनके विचारों को भारतीय जनता पार्टी सत उतार कर विश्व गुरु का जो हमारा जाने का, पहुंचने का जो लक्ष्य है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। शिक्षा से रोजगार दर, आर्थिक विकास और नवाचार में वृद्धि होती है। यह स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है, अपराध दर को कम करती है, समुदाय की भलाई और जीवन की गुणवत्ता में योगदान देती है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत सरैया पंचायत में मुखिया सरोज कुमार के द्वारा छात्र स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत इस वर्ष मैट्रिक व इंटर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुखिया ने कहा कि बेहतर अंक लाना बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने गांव व समाज के आगे बढ़ाए, तभी हमारा देश का विकास होगा। कार्यक्रम हमने रखा है, इसमें हमारे पंचायत से जो भी बच्चे पास किए थे 2024 में, उस बच्चे को अवार्ड दिया गया है और पंचायत स्तर से एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसमें ये बच्चे को हमारे आगे बढ़ने का, भविष्य में आगे जाने का प्रेरणा देती है। एक छोटा सा प्रयास हम लोगों के लिए है कि सबसे पहले हम अपना गांव को, अपने पंचायत को, अपने समाज को आगे जब बढ़ाएंगे तब जा कर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस बढ़ावे के लिए 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश के बहुत से महापुरुष लोग गुलामी के जंजीरों को तोड़कर हम लोगों को आज़ादी दिलाए हैं। इस आज़ादी के लिए हमारे कितनाओं माताएं एवं बहनें अपनी मांग सुनी की। कितने मुश्किलों के बाद में ये हमें प्राप्त हुई है। जिस महापर्व को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? अपने यहाँ नियर अबाउट 50 बच्चे के आसपास में किया गया है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित न्यू मंथन क्लासेस में शुक्रवार को प्रसिद्ध शिक्षाविद व मानवाधिकार कार्यकर्ता नीलिमा कुमारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मंथन क्लासेस एंड्रॉइड ऐप की लॉन्चिंग की गई। इस ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक बिहार बोर्ड की पढ़ाई विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर मंथन क्लासेस सर्च करना है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नीलिमा कुमारी ने मुजफ्फरपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और आम लोगों से विभिन्न बिंदुओं पर स्वतः जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के लिए लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं,
जबकि उसके निदान के बारे में कोई नहीं सोचता। हम उसी विचारधारा के तहत कार्य करने और लोगों को जागरूक करने आए हैं। सबसे पहले तो पूरे भारतवासी, विशेषकर बिहारवासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे जन जागरण मंच परिवार की ओर से भी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हो गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत, लेकिन वैचारिक जो आज़ादी अभी तक हम लोग संघर्षरत हैं। तो ये हमारी आज पहल है, आज के दिन जो लोकतंत्र का महापर्व है, उस दिन से कि वैचारिक रूप से हम जनता को जागरूक कर सकें। उसी के पहल के तहत जो है आज जो है एक ऐप जो हम लॉन्च कर रहे हैं न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से, जन जागरण मंच का एक सहयोगी संस्था है, ताकि वो पब्लिक जो है, जो एक आगे चल के जो बच्चे जो हैं वो नागरिक बनेंगे, तो वो वैचारिक रूप से स्वस्थ उनका विकास हो और जो शिक्षा में जो गुणवत्ता का जो अभाव हम लोग झेल रहे हैं वो न झेल सकें। उसके लिए न्यू मंथन क्लासेस ऐप के माध्यम से बिहार बोर्ड के बच्चों को 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक की पढ़ाई निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी वैसे टीचर्स द्वारा जो कि IAS के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारी कराते हैं, उस लेवल के टीचर्स के द्वारा, ताकि ये संस्था जो है जन जागरण मंच वो उपलब्ध कराए। ये आज का जो संदर्भ है। दूसरा एक बहुत बड़ा संदर्भ है, ये भी बड़ा ही संदर्भ है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। दूसरा एक बड़ा संदर्भ है जो कि भ्रष्टाचार जो हम देख रहे हैं, हर जगह दिख रहा है, सिर्फ देख रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं, ये कमी है, ये कमी, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर उंगली, इसका निदान क्या होगा इस पर लोग नहीं सोच रहे हैं। तो वो निदान के लिए जो पहल है आज जो है जन जागरण मंच के तरफ से जो है वो पहल भी शुरू किया गया है। ये पहल जो है जनता को जागृत करने की पहल है, चाहे वो किसी भी बिंदु को, चाहे वो स्वास्थ्य के लेवल पे हो, सार्वजनिक निर्माण के लेवल पे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र में हो। तो अभी पहली पहल जो है वो शुरू हुई है, जो अभी जो है पूरे बिहार में, जब आप अभी पुल जो लगातार ढहा है, पहले बच्चे थे हम तो रेयर कभी कोई दुर्घटना सुना करते थे कि हो गया, बहुत बड़ा हादसा के रूप में देखा जाता था। अब जो है ये मजाक बन चुका है बिहार में कि पुल ढह रहा है और लगातार ढह रहा है, एक ही वीक में 14 पुल ढह जा रहे हैं और उसके बाद भी लोग कुछ उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो सामने जो सड़क और नाला निर्माण हो रहा है उस खुद जाके निरीक्षण कर सकते हैं कि जब जनता खुद 5 बजे सुबह तक रात तक जो है खुद से खड़ी रही है और जो निर्माण की तकनीकी बारीकियों को समझी है और खुद से जब खड़ा होकर बनाई है, तो बहुत बेहतर ढंग से उसका निर्माण कार्य हुआ है। और जनता सिर्फ निर्माण कार्य देखी नहीं है, जनता ने अपने कर्तव्य को भी समझा है वहाँ और अपनी ड्यूटीज निभाई है। और जो है 14 दिन से ये गूगल ऐप पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे और उसमें जो है मंथन क्लासेस ऐप टाइप करेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसमें मोबाइल नंबर भी है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मोबाइल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है ये ऐप के माध्यम से सिविल सर्विसेज वाले जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे, जो सिविल सर्विसेज के लिए क्लासेस देते हैं। और आगे कुछ समय बाद आपको मुजफ्फरपुर और पटना जिले में अभी ऑफलाइन में भी आपको डाउट्स क्लियर करने की सुविधा रहेगी और धीरे धीरे बिहार के हर जिले में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर में मुजफ्फरपुर परिवार की ओर से 551 फीट का तिरंगा शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित GD मदर स्कूल के समीप से निकलकर सरैयागंज टावर, पंकज मार्केट, छाता बाजार, करीबनाथ मंदिर, पुरानी बाजार, कल्याणी, मोती झील के रास्ते होते हुए गुजरी, जिसमें हजारों की संख्या में युवा जोश जुनून के साथ यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में वर्ल्ड कप जीतने को लेकर खिलाड़ी की झांकी, भारत माता की झांकी और महाकाल की झांकी को शामिल किया गया था। तिरंगा यात्रा को देखने के लिए 1 किलोमीटर दूर तक किनारे लोगों की भीड़ लगी रही।
बीते कई वर्षों से मुजफ्फरपुर संगठन परिवार जो है, मुजफ्फरपुर परिवार संगठन जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर हर साल भव्य तिरंगा शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के साथ अद्भुत नजारे के साथ मुजफ्फरपुर शहर को देशभक्ति और देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए हम लोग निकालते हैं, जिसमें हजारों हजार की संख्या में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के युवा मुजफ्फरपुर जिले के कोने कोने से आते हैं। आप तस्वीरों में देखे होंगे कि किस तरह से विभिन्न झांकियां है, उसमें साथ में भारत माता है, झांसी की रानी है पालकी में बैठी हुई, और इसके साथ ही ये 551 फीट का लंबा तिरंगा यात्रा है, जिसमें हजारों हजार युवा साथी, लड़की हो ये लड़का हो, सारे लोग शामिल हैं। सभी लोग एकता का मिसाल है। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग हैं, किसी को यहाँ रोका नहीं गया है। आप इसमें देखिएगा, सिख भी है, मुसलमान समाज के लोग भी है, हिंदू समाज के लोग भी है, लेकिन ये देशभक्ति का प्रतीक है। यह देश का सबसे बड़ा पर्व है। 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, इसमें पूरे देशवासी एकता का परिचय देते हैं और देश के वीर सपूतों को याद करते हुए तिरंगा के बैनर तले, और किस तरह से हम उन वीर सपूतों को याद करते हुए ये तिरंगा शोभा यात्रा निकालते हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अंतर्गत मोरहर में लगातार कई वर्षों से आयोजित महावीरी झंडा मेला आजकल के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ आपसी भाईचारा के साथ रूप छपरा पंचायत से अखाड़ा निकालकर मोरहर चौक पर मेले का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने अपनी कला से लोगों को आकर्षित किया। वहीं बाहर से आए पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन कर इनाम के साथ लोगों का दिल जीत लिया। सूचना पर 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता पृथ्वीनाथ राय भी पहुंचकर दंगल का आनंद लिए। उन्होंने कहा कि यहां बड़े ही उत्साह के साथ लोग मेले का आनंद लेते हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बना रहे। मौके पर पैक्स अध्यक्ष मुन्ना कुमार यादव, मुखिया अमलेश राय, प्रोफेसर विनोद राय, धर्मेंद्र राय, महेश्वर राय समेत प्रमुख लोग मौजूद रहे। हर साल की भांति इस साल भी मोरहर चौक पर महावीरी झंडा का आयोजन किया गया है। यह लगातार 10 सालों से इस झंडा मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, और इन्हीं के देख रेख में इस मेला का आयोजन किया जाता है। और इसमें काफ़ी दूसरे जगह से, दूसरे राज्यों से भी महिला पहलवान, पुरुष पहलवान और अन्य तरह के खेल तमाशा, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ काफ़ी अच्छा संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है मेला को देखने के लिए, और यह काफ़ी प्रचलित मेला है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इस मेला का आनंद लीजिए। मोरहर चौक पर हर साल की भांति इस साल भी महावीरी झंडा का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग आए हैं। यहाँ बहुत अदर स्टेट से भी महिला पहलवान एवं पुरुष पहलवान यहाँ आकर के अपने कला का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। और महावीर जी का झंडा यहाँ कई वर्षों से लगातार लग रहा है। बड़ी धूमधाम से, बड़ी उत्साह के साथ यहाँ के लोग में उत्साह काफ़ी रहता है इस मेला में। और इस झंडा में हम बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विधानसभा के मतदाता, जनता और तमाम लोगों पर बजरंगबली का आशीर्वाद छाया बना रहे और हमारा यह विधानसभा साहेबगंज खुशहाल रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।